हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है, जिसमें हम अपनी यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की कर रहे हैं। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स करने जा रहे हैं, जो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 है हमारा। जो आज का हमारा टॉपिक है, हम इंट्रोडक्शन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, एलिमिनेशन, ये सब कुछ आज हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं होल्डिंग कंपनी के साथ। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने सब्सिडरीज में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखती है, यूजली 50% से ज़्यादा वोटिंग शेयर्स के थ्रू। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के ऑपरेशंस, पॉलिसीज और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को कंट्रोल कर सकती है। ये कंट्रोल वोटिंग पावर से आता है, जो बोर्ड डिसीजन या मेजॉरिटी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है। होल्डिंग कंपनी एक पेरेंट की तरह होती है जो सब्सिडरीज के हाई लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्ट करती है। ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट में कंट्रोल का आइडिया बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि होल्डिंग कंपनी का रोल क्या है। अब बात करते हैं सब्सिडरी कंपनी की। ये वो कंपनी होती है जो होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में होती है, या तो शेयर ओनरशिप के थ्रू या वोटिंग राइट्स के थ्रू। ठीक है जी। सब्सिडरी का मतलब है कि उसका मैनेजमेंट और ऑपरेशंस होल्डिंग कंपनी के इन्फ्लुएंस के अंदर होता है, लेकिन सब्सिडरी अपनी अलग लीगल आइडेंटिटी रखती है, यानी वो अपने नाम से बिजनेस कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है और टैक्सेस फाइल कर सकती है। ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ सब्सिडरीज की बात करें। सब्सिडरीज के कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं जो होल्डिंग कंपनी के ओनरशिप लेवल पे डिपेंड करते हैं। चलो इन टाइप्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला आता है होली ओन्ड। ठीक है जी। होली ओन्ड सब्सिडरी को समझते हैं। पहला टाइप होली ओन्ड सब्सिडरी। इसमें होल्डिंग कंपनी के पास 100% ओनरशिप होता है, यानी सब्सिडरी के सारे शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं। इस सिचुएशन में कोई दूसरा शेयर होल्डर नहीं होता और होल्डिंग कंपनी को कंप्लीट कंट्रोल मिलता है। होली ओन्ड सब्सिडरी के डिसीजंस, प्रॉफिट और लॉसेस सब होल्डिंग कंपनी के अंदर आते हैं। ये स्ट्रक्चर तब यूजफुल होता है जब होल्डिंग कंपनी पूरा कंट्रोल चाहती है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंफ्लुएंस। सेकेंड आता है पार्शली ओन्ड। दूसरा टाइप है पार्शली ओन्ड सब्सिडरी। इसमें होल्डिंग कंपनी के पास 100% से कम ओनरशिप होता है, लेकिन यूजली 50% से ज़्यादा, ताकि कंट्रोल बना रहे। बाकी शेयर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स या दूसरे पार्टीज हो सकते हैं। इसमें होल्डिंग कंपनी कंट्रोल तो रखती है, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट भी कंसीडर करने पड़ते हैं, जैसे डिविडेंड्स या वोटिंग राइट्स हो गए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बेसिकली माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसको समझते हैं। देखो, अब बात करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। ये वो पोर्शन है सब्सिडरी की इक्विटी का जो होल्डिंग कंपनी के पास नहीं होता, बल्कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास होता है। इक्विटी का मतलब है सब्सिडरी के नेट एसेट्स, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी का वो हिस्सा जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का है। ये कॉन्सेप्ट पार्शली ओन्ड सब्सिडरीज में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के पास पूरा ओनरशिप नहीं होता। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, ताकि फेयर रिपोर्टिंग हो। ठीक है जी। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। देखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सब्सिडरी के नेट एसेट के बेसिस पे होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के शेयर के हिसाब से एलोकेट किया जाता है। नेट एसेट्स का मतलब है सब्सिडरी के टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। अगर होल्डिंग कंपनी के पास 70% शेयर्स हैं, तो 30% माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास होगा और उनका शेयर नेट एसेट का 30% होगा। ये कैलकुलेशन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्वांटिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है जी। अब प्रेजेंटेशन की बात करें। प्रेजेंटेशन सो देखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एक सेपरेट आइटम के रूप में दिखाया जाता है, और ये इक्विटी सेक्शन के अंदर आता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट ना तो लायबिलिटी है और ना ही होल्डिंग कंपनी का फुल इक्विटी। ये एक यूनिक कैटेगरी है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इसको क्लियरली शो करना मैंडेटरी है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और स्टेक होल्डर्स को क्लियर पिक्चर मिले।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। इसको समझते हैं। अब बात करते हैं गुडविल की। गुडविल तब बनता है जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को खरीदने के लिए जो परचेज प्राइस पे करती है वो सब्सिडरी के नेट आइडेंटिफाइड एसेट्स की फेयर वैल्यू से ज्यादा होता है। ठीक है, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स का मतलब है एसेट्स माइनस लायबिलिटी जो फेयर मार्केट वैल्यू पे मेजर किए जाते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है जो ब्रांड वैल्यू, कस्टमर लॉयल्टी या फ्यूचर अर्निंग्स पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। ये इक्वेशन के टाइम बहुत कॉमन है और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व तब बनता है जब परचेज प्राइस नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स के फेयर वैल्यू से कम होता है। इस सिचुएशन में जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती है नेट एसेट माइनस परचेज प्राइस यानी वो कैपिटल रिजर्व के रूप में रिकॉर्ड होती है। ये गेन होता है जो होल्डिंग कंपनी के इक्विटी में ऐड होता है क्योंकि कंपनी ने एसेट्स को बार्गेन प्राइस पे एक्वायर किया। कैपिटल रिजर्व गुडविल का ऑपोजिट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इक्विटी सेक्शन के अंदर दिखता है। अब हम अकाउंटिंग की बात करें। अब इनका अकाउंटिंग कैसे होता है इसको समझते हैं। देखो, गुडविल को अगर हम गुडविल की अकाउंटिंग की बात करें, हर साल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए चेक किया जाता है एज पर IFRS 3 क्योंकि गुडविल की वैल्यू टाइम के साथ कम हो सकती है। जैसे अगर ब्रांड वैल्यू घट जाए, अगर इम्पेयरमेंट होता है तो गुडविल की वैल्यू रिड्यूस की जाती है। दूसरी तरफ अगर हम कैपिटल रिजर्व की बात करें, कैपिटल रिजर्व को डायरेक्टली इक्विटी में क्रेडिट किया जाता है क्योंकि ये एक परमानेंट गेन है। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है क्योंकि गुडविल इंटेंजिबल और डायनामिक होती है जबकि कैपिटल रिजर्व एक फिक्स्ड गेन है। ठीक है जी, होप्स आपको जितना करवाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स, इसको समझते हैं। देखो, अब बात करते हैं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स की। ये वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडीज के बीच या सब्सिडीज के आपस में होते हैं। इसमें सेल्स यानी एक सब्सिडी दूसरे को गुड्स बेचती है। लोन्स की अगर हम बात करें, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी को लोन देती है, या डिविडेंड्स, सब्सिडी होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड पे करती है, जैसे ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होते हैं। ये ट्रांजेक्शन्स ग्रुप के इंटरनल ऑपरेशंस का हिस्सा होते हैं लेकिन कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में इनका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है जी। अब एलिमिनेशन की अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स को कंसोलिडेशन के टाइम एलिमिनेट करना ज़रूरी है ताकि डबल काउंटिंग ना हो। डबल काउंटिंग का अगर हम देखें, डबल अकाउंटिंग का हम सबसे पहले मतलब समझें कि एक ही ट्रांजैक्शन को ग्रुप के अकाउंट्स में 2 बार काउंट करना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इनएक्यूरेट बना देता है। जैसे अगर सब्सिडी ने होल्डिंग कंपनी को गुड्स बेचे तो ये सेल कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में नहीं दिखेगा क्योंकि ये ग्रुप के इंटरनल ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल दी हुई है। एलिमिनेशन का जो ये प्रोसेस है इंश्योर करता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस को रिफ्लेक्ट करे। सो होप सो आपको जितना करवाया वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंसोलिडेशन प्रोसेस है, किस तरीके से हमारी बनती है उसको हम करने जा रहे हैं। देखो जी, जो स्टेप्स इन कंसोलिडेशन, जो स्टूडेंट्स चलो शुरू करते हैं चैप्टर। अब पहले एक बार मैं आपको कंसोलिडेशन का प्रोसेस को ओवरव्यू बता देता हूँ। देखो, इसमें बहुत सारे कुछ चीज़ें की जाती हैं, काफ़ी एंट्रीज हैं जो डाली जाती हैं। अब उसको हम टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी जिसमें जो अब टॉपिक्स हम कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन, इनकम हो गया, बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड, कुछ में कुछ की एडजस्टमेंट्स होगी। देखो, सबसे पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या। स्टूडेंट चलो शुरू करते हैं चैप्टर 3 के साथ। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो होल्डिंग कंपनी और उसके सब्सिडरीज के एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी को कंबाइन करता है। ये एक सिंगल पिक्चर देता है पूरे ग्रुप का, जैसे एक बड़ा फैमिली का बैलेंस शीट, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं ताकि एक्यूरेट और मीनिंगफुल स्टेटमेंट बने। ये एडजस्टमेंट्स इंटर कंपनी रिलेशनशिप और ओनरशिप स्ट्रक्चर को हैंडल करते हैं। ठीक है जी। अब एलिमिनेशन की बात करें, देखो जो पहली एडजस्टमेंट है, जो अभी मैं एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो ज़रूरी है उसको समझते हैं।
पहला एडजस्टमेंट है एलिमिनेशन ऑफ द होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज। जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरीज के शेयर्स खरीदती है तो उसका इन्वेस्टमेंट उसके बैलेंस शीट में एसेट के रूप में दिखता है, ठीक है जी। लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट करना पड़ता है क्योंकि सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और रिजर्व्स ऑलरेडी ग्रुप के एसेट्स और इक्विटी का पार्ट होते हैं। ये एलिमिनेशन डबल काउंटिंग से बचाता है क्योंकि एक ही वैल्यू को दो बार में नहीं गिना चाहिए। ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अब बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व की। देखो, दूसरा एडजस्टमेंट है रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडी को एक्वायर करती है तो परचेज प्राइस और सब्सिडी के नेट आइडेंटिफाइबल एसेट यानी एसेट माइनस लायबिलिटीज के फेयर वैल्यू के बीच डिफरेंस होता है। अगर परचेज प्राइस ज़्यादा है तो गुडविल बनता है जो एक इंटेंजिबल एसेट है। अगर परचेज प्राइस कम है तो कैपिटल रिजर्व बनता है जो इक्विटी में जाता है। ये जो एडजस्टमेंट है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती हैं ताकि इक्विजन का ट्रू फाइनेंशियल इम्पैक्ट दिखे। अब बात करते हैं एलोकेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तीसरा एडजस्टमेंट है एलोकेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जब सब्सिडरी पार्शली ओन्ड यानी मतलब होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर्स नहीं होते तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का एक पोर्शन सब्सिडरी के नेट एसेट्स में होता है। ये पोर्शन माइनॉरिटी इंटरेस्ट के रूप में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के इक्विटी सेक्शन में सेपरेटली दिखाया जाता है। ये एलोकेशन इंश्योर करती है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स और ओनरशिप एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हो, ठीक है जी। अब देखते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के स्टेप्स। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडीज के फाइनेंशियल्स को कंबाइन करता है। चलो एक एक स्टेप को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है कंबाइन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें होल्डिंग कंपनी और उसके सारे सब्सिडीज के एसेट्स जैसे कैश, प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज जैसे लोन्स या क्रेडिटर्स को ऐड किया जाता है जैसे एक बड़ा बैलेंस शीट बनाने के लिए। ये स्टेप पूरा ग्रुप का फाइनेंशियल पोजीशन एक जगह लाता है, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि इसके बाद एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, ठीक है जी। सेकेंड आता है, दूसरा स्टेप है एलिमिनेट द होल्डिंग कंपनीज इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट सब्सिडीज शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, ठीक है। होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में सब्सिडरी के शेयर्स का इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है, लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये एलिमिनेट होता है क्योंकि सब्सिडरीज के शेयर कैपिटल और प्री इक्विजन रिजर्व्स ऑलरेडी ग्रुप के इक्विटी में शामिल होते हैं। ये एलिमिनेशन डबल काउंटिंग को रोकता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को ये चीज एक्यूरेट बनाती है, ठीक है जी। फिर की जाती है एडजस्टमेंट फॉर गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व्स। तीसरा स्टेप है एडजस्ट फॉर गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। जब सब्सिडी एक्वायर की जाती है तो परचेज प्राइस और नेट एसेट के फेयर वैल्यू के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। अगर परचेज प्राइस ज़्यादा है तो गुडविल रिकॉर्ड होती है, अगर कम है तो कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है। ये एडजस्टमेंट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होती है ताकि इक्विजन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्लियर हो। गुडविल को बाद में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। फिर आता है आपका चौथा स्टेप है एलोकेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पार्शली ओन्ड सब्सिडरीज में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर सब्सिडरी के नेट एसेट्स यानी एसेट माइनस लायबिलिटीज का एक पोर्शन होता है। इस पोर्शन को कैलकुलेट करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इक्विटी सेक्शन के अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट के रूप में दिखाया जाता है। ये स्टेप इंश्योर करता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के फाइनेंशियल स्टेक को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। फिर आता है एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी बैलेंसेस। इसकी अगर हम बात करें, लास्ट स्टेप है एलिमिनेट इंटर कंपनी बैलेंसेस। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडीज के बीच ये सब्सिडीज के आपस में जो बैलेंसेस होते हैं जैसे इंटर कंपनी लोन्स या रिसीवेबल्स, उनको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एलिमिनेट करना पड़ता है क्योंकि ये बैलेंस शीट ग्रुप के इंटरनल ट्रांजैक्शंस होते हैं और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में सिर्फ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन दिखने चाहिए। ये एलिमिनेशन ग्रुप के फाइनेंशियल पोजीशन को एक्यूरेट और रियलिस्टिक बनाता है। अब चलते हैं हम अपनी इनकम स्टेटमेंट पे। देखो, अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट की। ये स्टेटमेंट ग्रुप के सारे रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स को एग्रीगेट करते हैं, यानी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडीज के इनकम स्टेटमेंट को कंबाइन करती है। लेकिन इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट जरूरी होते हैं ताकि ग्रुप का ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी दिखे। ये स्टेटमेंट इन्वेस्टर्स को बताती है कि पूरा ग्रुप फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म कर रहा है।
कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट का होप सो आपको जो ये ओवरव्यू है वो क्लियर है। पहला एडजस्टमेंट, अगर हम इसमें एडजस्टमेंट्स की बात करें है एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस। ठीक है जी, जैसे अगर सब्सिडी ने होल्डिंग कंपनी के गुड्स बेचे या डिविडेंड्स पे किए तो ये ट्रांजेक्शंस कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में एलिमिनेट किए जाते हैं क्योंकि ये ग्रुप के इंटरनल ट्रांजेक्शंस होते हैं और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस दिखने चाहिए। ये एलिमिनेशन डबल काउंटिंग और इन्फ्लेटेड प्रॉफिट से आपको बचाता है। अब आगे आता है रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन सब्सिडरीज प्रॉफिट। इसको हम समझते हैं। देखो, दूसरा एडजस्टमेंट है रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन सब्सिडरीज प्रॉफिट। जब सब्सिडरी प्रॉफिट कमाती है और ये पार्शली ओन्ड है तो उस प्रॉफिट का एक पोर्शन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का होता है। ये पोर्शन माइनॉरिटी इंटरेस्ट के रूप में कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज किया जाता है, यूजली एक सेपरेट लाइन आइटम के रूप में। ये इंश्योर करता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट शेयर को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। अब चलते हैं कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट्स की। ठीक है जी, अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट्स की। पहले एडजस्टमेंट है एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको हम समझते हैं। ये आपको सारे मेथड्स दिए हुए हैं, उसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। चलो देखो, होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में सब्सिडरी के शेयर्स का इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है। कंसोलिडेशन के टाइम ये इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी के शेयर कैपिटल और प्री एक्विजन रिजर्व्स के अगेंस्ट ऑफसेट किया जाता है। प्री एक्विजन रिजर्व्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो सब्सिडरी ने एक्विजन से पहले कमाए थे। ये एलिमिनेशन इंश्योर करता है कि ग्रुप के अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट और शेयर कैपिटल का डबल काउंटिंग ना हो। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व की। दूसरा एडजस्टमेंट है गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व का। जब सब्सिडी एक्वायर की जाती है तो परचेज प्राइस और नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स के फेयर वैल्यू के बीच डिफरेंस है गुडविल, यानी अगर परचेज प्राइस ज़्यादा है, या कैपिटल रिजर्व यानी अगर परचेज प्राइस कम है, कैलकुलेट होता है। गुडविल को हर साल इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए चेक किया जाता है ताकि उसकी वैल्यू एक्यूरेट रहे। कैपिटल रिजर्व एक इक्विटी आइटम है, यूजली फिक्स्ड रहता है। ये एडजस्टमेंट इक्विजन के फाइनेंशियल इंपैक्ट को रिफ्लेक्ट करती है। अब हम इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स की बात करें। तीसरा एडजस्टमेंट है इंटर कंपनी एलिमिनेशंस। इसमें इंटर कंपनी सेल्स जैसे सब्सिडरीज का होल्डिंग कंपनी को गुड्स बेचना, प्रॉफिट जैसे इंटर कंपनी सेल्स से अनरियलाइज प्रॉफिट्स, और बैलेंस जैसे इंटर कंपनी लोन्स या रिसीवेबल्स को रिमूव किया जाता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस और प्रॉफिट्स दिखने चाहिए। इंटर कंपनी एलिमिनेशंस ग्रुप के फाइनेंशियल्स को रियलिस्टिक और एक्यूरेट बनाते हैं। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं, उसको समझते हैं। व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्यों उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। यहाँ पे ऊपर इसकी स्लाइड है, देखो। लास्ट एडजस्टमेंट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पार्शली ओन्ड सब्सिडरीज में पोस्ट एक्विजन प्रॉफिट्स, यानी जो एक्विजन के बाद कमाए गए हैं, और नेट एसेट्स का एक पोर्शन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एलोकेट किया जाता है। पोस्ट एक्विजन प्रॉफिट्स का मतलब है वो प्रॉफिट्स जो सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल के बाद कमाए। ये एलोकेशन कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट्स के लिए और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नेट एसेट्स के लिए किया जाता है। ये स्टेप माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के फाइनेंशियल स्टेक को प्रोटेक्ट करता है। होप सो आपको जितना करा है वो अच्छे से क्लियर है। इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी ये दी हुई है। अब पीडीएफ्स आपको वहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो आपको कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है, अलॉन्ग विथ जितनी डिटेल है पॉसिबल, जितने पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, जो सब कुछ आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। सो आप डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। इवन रिवीजन सीरीज यूट्यूब पे चल रही है। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।